नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष परिवार में। आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में जो गांधीवादी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे और महान व्यक्तित्व की जयंती मनाने के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि हम उनके दर्शन, हम उनके आदर्शों को आज भी फॉलो करें। और गांधी जी नहीं रहे लेकिन गांधीवाद आज भी जिंदा है और गांधी जी के द्वारा दिए गए विचार हमारे भारतीय संविधान में भी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि संविधान सभा में तो गांधी जी नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी जी का प्रभाव संविधान सभा में नहीं था। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य तो नहीं रहे, लेकिन गांधी जी का प्रभाव और गांधीवादी व्यक्ति बहुत सारे संविधान सभा में मौजूद थे। तो खैर, आज की चर्चा इसी पर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गांधीवादी विचारधाराओं को शामिल किया गया है उसमें जो प्रमुख विचारधाराएं हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, प्रमुख विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 पर, यानी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। और जो ये भारतीय संविधान का भाग 4 है, ये है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान का ऐसा भाग है जो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी राज्य के लिए बाइंडिंग नहीं है। हम इसे कोर्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकते हैं, गैर न्यायोचित है। ये राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं, राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। दैट मीन्स कि राज्य से ये अपेक्षा की जा रही है कि राज्य इन्हें लागू करेगा, इन्हें राज्य अपनी नीतियों में शामिल करेगा। संविधान का भाग 4 ऐसे सिद्धांत हैं जो शासन में मूलभूत हैं। शासन में मूलभूत हैं यानी शासन के लिए जरूरी हैं। राज्य से अपेक्षा की जा रही है कि राज्य इन्हें अपनी नीतियां बनाते समय, कानून बनाते समय शामिल करेगा। हालांकि ये गैर न्यायोचित हैं, इनके लिए हम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो 36 से लेके 51 तक के जो प्रावधान आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नजर आते हैं, इन प्रावधानों में ऐसी बातें जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, ऐसे प्रिंसिपल जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, उन्हें हम गांधीयन प्रिंसिपल के तौर पर देखते हैं, यानी उन्हें हम गांधीवादी सिद्धांत के तौर पर देखते हैं। हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देखेंगे तो ऐसे प्रिंसिपल भी हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, जिन्हें आप समाजवादी सिद्धांत के रूप में देखते हैं। ऐसे प्रिंसिपल भी हैं जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं, पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत से रिलेटेड है, उन्हें आप उदारवादी सिद्धांत के तौर पर देखते हैं। और ऐसे प्रिंसिपल हैं जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं, उन्हें हम गांधीयन प्रिंसिपल के तौर पर यानी गांधीवादी सिद्धांत के तौर पर देखते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो आज की चर्चा है वो आज की चर्चा इन्हीं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित होगी, यानी ऐसे प्रमुख प्रिंसिपल जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। खैर, ये जो क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों का जो उद्देश्य है उनको ध्यान में रखते हुए या उन प्रावधानों को पढ़कर निष्कर्ष निकालते हुए हम ये कहते हैं कि ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये क्लासिफिकेशन कहीं संविधान में नहीं किया गया है। तो ये बात आप मत समझा करिए कि संविधान में ऐसा क्लासिफिकेशन है 3 प्रकार, 4 प्रकार वगैरह वगैरह। ठीक है, संविधान में सीधा सीधा 36 से लेकर 51 तक वो प्रोविजन दिए गए हैं जिनके लिए राज्य से अपेक्षा की जा रही है कि राज्य इन्हें भविष्य में प्राप्त करेगा, क्योंकि उस समय उतने संसाधन नहीं थे कि राज्य उन्हें प्राप्त करता। ठीक है, तो गांधीवादी सिद्धांत, जो प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत हैं भारतीय संविधान में, और खासकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसमें सबसे पहला है आपका अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। शुरुआत में संविधान सभा में ये बड़े विचार विमर्श का मुद्दा बना कि ग्राम पंचायतों को लागू किया जाना चाहिए या नहीं लागू किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया और पंडित नेहरू ने भी इसका विरोध किया। पंडित नेहरू ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी गांव के लोग इतना लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित नहीं हैं, इतनी ज़्यादा अभी राजनीतिक सचेतता नहीं है, तो बॉटम टू टॉप अप्रोच गवर्नमेंट इस समय नहीं बन सकती है।
टॉप टू बॉटम ही बनाई जा सकती है। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि गांधीवादी सिद्धांत जो कि लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, स्वशासन की बात करता है, उसे कंपल्शन के तौर पे लागू नहीं किया गया, यानी अनिवार्य भाग संविधान का नहीं बनाया गया, बल्कि उसे अनुच्छेद 40 में रख के छोड़ दिया गया कि भविष्य में राज्य उन्हें क्या करे, प्राप्त करे, यानी राज्य से अपेक्षा की गई। हाँ, एक बात और छूट गई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया, और उनके विरोध करने का कारण यही था कि उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों पर शोषण होगा, इसलिए विरोध किया गया। खैर, ऐसा नहीं है कि हमने इसे प्राप्त नहीं किया। तो शुरुआत में भी बहुत सारे राज्यों ने कोशिश की पंचायतों की स्थापना करने की, लेकिन फेल हो गए, सफल नहीं हो पाया। और बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को अनिवार्य दर्जा दिया गया, यानी पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य दर्जा दिया गया, 73वें संविधान संशोधन 1992, और जिसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हम प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 40 कौन सी विचारधारा से इंस्पायर है, तो अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा से इंस्पायर है। ऐसे ही अनुच्छेद 40 के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 43, ठीक है। तो आर्टिकल 43 आपका, आर्टिकल 43 में एक बात लिखी हुई है कि राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन क्रिएट करे। तो ये भी गांधीवादी विचारधारा है। आप चरखा से कंपेयर कर सकते हैं। गांधी जी आत्मनिर्भर होने की बात करते थे, गांधी जी स्वदेशी अपनाने की बात करते थे। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे कोई भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, तो वो कार्यक्रम इसका एग्जाम्पल होंगे, जैसे खादी ग्रामोद्योग, ठीक है। तो खादी ग्रामोद्योग कौन से आर्टिकल से इंस्पायर होता है? तो आप ये बिल्कुल बता सकते हैं कि अनुच्छेद 43 से इंस्पायर होता है। और साथ साथ 43B जो कि बाद में संविधान संशोधन के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि सहकारी समितियों के गठन की बात करता है कि सहकारी समितियों का राज्य से अपेक्षा की गई है कि सहकारी समितियों का गठन किया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है, और उनका स्वायत्त संचालन और प्रबंधन के लिए प्रावधान किए जाएं। तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, 43B। और साथ साथ अगला आर्टिकल आपका अनुच्छेद 47 जो कि महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे हानिकारक पदार्थ जैसे आपका मदिरा हो गया, यानी ऐसे पेय पदार्थ जो नशीले हैं, हानिकारक हैं, उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी दवाओं में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्य जगहों पर उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जैसे गुजरात में दारूबंदी हुई, बिहार में दारूबंदी हुई, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद से इंस्पायर है, तो ये कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 47 से इंस्पायर है। हालांकि अनुच्छेद 47 में अन्य बातें भी लिखी गई हैं, लेकिन जो गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, मैं उन्हीं को आपके समक्ष यहाँ पर रख रहा हूँ। तो अनुच्छेद 47 भी गांधीवादी सिद्धांत है। साथ साथ आप अनुच्छेद 46 पढ़ते हैं, और अनुच्छेद 46 ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के दुर्बल वर्ग, उनके सामाजिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन, आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रबंध राज्य करे। तो अगर ऐसे वर्गों को बढ़ावा देने का प्रबंध राज्य कर रही, जैसे आरक्षण भी अनुच्छेद 46 से इंस्पायर होगा। साथ साथ आप देखें कि ऐसे लोगों को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, ऐसे लोग जो शोषित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनके लिए जैसे एससी के लिए एससी कमीशन बना हुआ है, एसटी कमीशन बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद 46 से क्या लेता है? प्रेरणा लेता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है मेरे भाइयों, वो ये होता है कि आप किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल को पढ़ें तो उसके आज के जो नियम हैं, जो नीतियां हैं, उनसे कनेक्ट करें। कनेक्ट करेंगे तो आपको उसका उद्देश्य समझ में आएगा, आपको वैल्यू पता चलेगी, आपको विश्लेषण पता चलेगा, और जो आपके अंदर एक बेहतर समझ डेवलप करेगा, खासकर मेंस अप्रोच के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 48, जिसमें दुधारू पशुओं, गौहत्या, दुधारू पशुओं की हत्या, गौ हत्या इत्यादि
बैन करने की बात की गई है, यानी इन पर प्रतिबंध लगे। तो बहुत सारे राज्यों में आप देखते हैं कि जहाँ पर गौ हत्या पर प्रतिबंध है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश ही है, तो ये कौन से आर्टिकल से इंस्पायर हो रहा है? अनुच्छेद 48 से इंस्पायर हो रहा है। तो ये ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, यानी गांधीयन प्रिंसिपल पर क्या है? आधारित हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही आपको ऐसे प्रावधान नजर आएंगे जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं संविधान का, जो कि भाग 3 है, जिनके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि संविधान का एक ऐसा भाग है जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण भाग के तौर पर देखते हैं, और ये गारंटीड राइट्स हैं, यानी इन पर गारंटी मिली हुई है, संविधान के द्वारा सुरक्षा मिली हुई है, न मिलने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इनमें भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, जैसे कि अनुच्छेद 17 जो कि आपका अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है, ठीक है। साथ साथ अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 29, 30, ये अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए दिए गए हैं, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 भी आपका क्या? असमानता को समाप्त करने की बात कर रहा है, भेदभाव को दूर करने की बात कर रहा है। तो भेदभाव, छुआछूत, इस सब के समर्थक गांधी जी नहीं थे, गांधी जी इसके विरोधी थे, गांधी जी इसका विरोध करते थे। तो ये सारी बातें भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो खैर, आज का जो ये सत्र था, इस सत्र का उद्देश्य यही था कि मैं आपको उन प्रमुख बातों पर बताऊं जो भारतीय संविधान में हैं और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। तो जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आप सभी के समक्ष स्पष्ट की। आई होप आपने इसे समझा होगा और एंजॉय किया होगा, और आपको ये सेशन अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। गांधी जी से प्रेरित होइए, गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाइए, जिससे एक बेहतर भविष्य का भी निर्माण हो सके और बेहतर समाज का भी निर्माण हो सके, और एक आदर्शवादी देश, एक लोक कल्याणकारी राज्य का भी निर्माण हो सके। धन्यवाद।